नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। उत्तराखंड से खबर है जहां सीएम धामी से हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान ने मुलाकात की। मनीषा के साथ परिजन और कोच भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने मनीषा चौहान को शुभकामनाएं दी उनकी जीत पर। मनीषा ने उत्तराखंड के साथ साथ देश का मान बढ़ाया है। सीएम धामी ने उनकी तारीफ में ये शब्द कहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता महिला हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी मनीषा चौहान ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान मनीषा के साथ उनके माता पिता और कोच भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप में मनीषा के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई भी दी और कहा कि मनीषा ने उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री ने मनीषा को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हॉकी टीम की खिलाड़ी मनीषा चौहान से मुलाकात करते हुए और उन्हें भेंट देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मनीषा चौहान ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। तो उत्तराखंड के साथ साथ देश का मान बढ़ाने वाली ये बेटी मनीषा चौहान, जिनसे मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान मनीषा चौहान के कोच और उनके माता पिता भी मौजूद रहे। सीएम धामी से मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मनीषा चौहान को ये भेंट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें शॉल उड़ा के उन्हें सम्मानित किया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पटका पहनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मनीषा चौहान को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मेडल पहनाते हुए उनको भेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें सामने आई हैं जब महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मनीषा चौहान से सीएम धामी ने मुलाकात की। और केदारनाथ हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नहीं, उत्तराखंड के सरकारों की हार है। कांग्रेस को बदलनी होगी चुनाव की रणनीति, ये कहना है उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल ने बड़े अंतर से चुनाव अपने पक्ष में कर लिया और जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीत के बाद केदारनाथ सीट से भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस को इस विधानसभा सीट पर तगड़ा झटका लगा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह हार कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और कांग्रेस प्रत्याशियों को मिली हार को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत की पीड़ा साफ झलकी है। उन्होंने केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनावी परिणामों को चिंताजनक बताया है। चिंता व्यक्त की है पूर्व सीएम हरीश रावत ने और ये कहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और कांग्रेस को अब अपनी चुनाव की रणनीति बदलनी होगी। जाहिर तौर पर जो तमाम राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा है और चाहे हम बात कर ले उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की, जिस पर कांग्रेस ने भी हालांकि दमखम दिखाया, लेकिन इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदें बढ़ गई थी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जीत के बाद कांग्रेस की, लेकिन इस बार केदारनाथ सीट हाथ से चली गई है और यहां हरीश रावत ने कहा है कि अब चुनाव की रणनीति बदलनी होगी कांग्रेस को। से चिंताग्रस्त हूँ क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये
जहां तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और हादसे में यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार समेत 2 की मौत हो चुकी है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और घायल उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और हादसा इतना भीषण था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और पुलिस ने बताया कि हादसा बेकाबू ट्रक के कारण हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया और ईश्वर से यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की आत्मा को शांति देने की कामना भी की है। तो बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों में टक्कर मार दी, जिसमें कि यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 2 लोगों की जान चली गई है। ऋषिकेश में ये बड़ा हादसा और इस हादसे में देखिए बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी कार को और इस हादसे में यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार का निधन हो गया है। कई वाहनों को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, लेकिन इस हादसे में बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की भी इस हादसे में जान चली गई है। तो ये बेहद दुखद खबर और इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है और अपनी संवेदना प्रकट की है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, यूकेडी के पूर्व नेता की भी हादसे में मौत हो गई है, क्या कुछ और अहम जानकारी? देखिए अंजलि, ये ऋषिकेश का मामला है जहां देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत हो गई है। हालांकि एक ट्रक जो बेकाबू हुआ है वो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक था और जितने भी वाहन सड़क किनारे खड़े हुए थे उनको सबको टक्कर मारती है। त्रिवेंद्र सिंह पवार के साथ साथ जो एक अन्य व्यक्ति है वो भी घायल हुआ है, उसकी भी मौत हो गई है। हालांकि इसके बाद अब जो मुख्यमंत्री धामी है उन्होंने संवेदना प्रकट की है और उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए कहा है। यदि कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस ही सबक ले रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और अपील भी की जा रही है, क्योंकि हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। जी अंजलि। तमाम जागरूकता अभियान के बाद भी संजय पुंडीर हादसे नहीं रुक रहे हैं। क्या ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी है उनका यही कहना है कि जो ट्रक था वो अपना ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके बाद वहाँ घटना स्थल पर जो उनके अधिकारी है वो भी पहुंचे हैं मौका मुआयना करें, लेकिन दुखद खबर यही है, ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं यूकेडी में, तो उनका निधन हुआ है। जी बिल्कुल, उनका निधन हुआ है और फिलहाल देखने वाली बात है कि इस तरीके से एक के बाद एक हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। अब ये देखिए यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार का भी निधन हो गया है संजय, लेकिन यहाँ पर ये चौंकाने वाली बात है, तमाम यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। रेड लाइट का समय भी बढ़ा दिया गया है कि जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, वो रात 12 बजे तक रहेंगे। इसके बावजूद इस तरह से हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या पुलिस की ओर से और कोई कदम उठाया जा रहा है इस पर? देखिए, लगातार जैसे जैसे सर्दी का सीजन आ रहा है ऐसे ऐसे कोहरा भी बढ़ जाता है। इसको लेकर पुलिस लगातार ही एक जागरूकता अभियान चला रही है। हालांकि बीते दिनों में सैकड़ों ऐसे चालान किए हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चला रहे थे। और देहरादून के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अजय सिंह, उन्होंने जो ट्रैफिक लाइट है उनका भी समय बढ़ा दिया गया है। यानी अब देहरादून और ऋषिकेश के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ रात 12 बजे तक ट्रैफिक के सिग्नल जो लाइटें हैं वो चलेगी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं अन्य कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही जो हादसे हो रहे हैं वो चिंता का विषय है। इनको रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई एक कदम उठाना चाहिए ताकि सड़क हादसे रुक सके, क्योंकि जिस कदम तरह उठाना से ये चाहिए हादसा हुआ। और जो वाहन चालक हैं उनको भी ध्यान देना होगा इस तरह के हादसे, ताकि ना बढ़े आगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। इधर देवभूमि में सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि
जिस पर प्रशासन लगाम लगाने पर लगा हुआ है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हरिद्वार में कई चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट काफी समय से बंद भी पड़ी हैं, जिसके कारण सड़क हादसे होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। और हरिद्वार में जिन चौराहों पर लाइट बंद है, वहां से दिन रात हजारों वाहन की आवाजाही होती रहती है, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और बता दें कि ट्रैफिक लाइट्स की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर निगम की है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि नगर निगम को खराब ट्रैफिक लाइट्स को ठीक करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने आशा जताई है कि जल्द ही ये समस्या हल हो पाएगी। साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन से समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया है। बावजूद इसके ये देखा जा रहा है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और ये बड़ी समस्या इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई जगह पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं। कुछ जो है अभी हमारी हाईवे की ट्रैफिक लाइट तो सही कार्य कर रही है, लेकिन सिटी के अंदर कुछ स्थान है, 2-3 स्थान वाल्मीकि चौक, हमारा ऋषि कुल, और इनकी लाइटें खराब है। ये लाइटें नगर निगम की ओर से लगाई गई हैं, इनको पत्र लिखा गया है, वहाँ से भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और संबंधित जो कंपनी जिसने लगाई थी उनसे उनकी वार्ता चल रही है, इसमें शीघ्र ही इनको ठीक करा लिया। इधर 26 नवंबर से भूख हड़ताल करेंगे मोहित डिमरी। मजबूत भू कानून की मांग को लेकर वो धरना देंगे। भू कानूनों में हुए संशोधन को रद्द करने की मांग करेंगे मोहित डिमरी। तो भू कानूनों के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो मोहित डिमरी ने आगामी 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। मोहित डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अब बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून सरकार लाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो मोहित डिमरी का कहना है कि भू कानून के विधेयक को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए सार्वजनिक किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने सरकार से उत्तराखंड के रहने वाले मूल निवासियों के चिन्हीकरण की भी मांग उठाई है। गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी तो हम सरकार से एक डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गांव के गांव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। तो एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल हटाया जाए। इधर लक्सर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हो गई, जहां हर्ष फायरिंग में 9 साल के बच्चे को गोली लग गई। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मासूम की मौत हो चुकी है और ये शादी समारोह शोक में बदल गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। लक्सर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान 9 साल के बच्चे की गोली लगने से जान चली गई और अनफानन में परिजन घायल बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना से शादी समारोह में शोक का माहौल बन चुका है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच करी और फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। जो में अवेयर वहाँ की हुआ, जो भी कुछ हुआ, हम तो सब घर थे। हमें बाद में किसी ने बताया, बच्चों ने आके, कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा बेहोश हुआ। फिर हम जब गए वहाँ पे देखा, फिर वहाँ देखा बच्चा बेहोश पड़ा बिल्कुल गेट के पीछे। फिर हम उसको घर लेके आ गए। उसके बाद फिर देखा उसको गोली लग रही थी, फिर उसे लेके चले गए। पहले उन्होंने जिनके यहाँ डीजे बज रहे थे ना, उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसको। घर ले गए, बल्कि डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के ही लेकर गए। उसने कहा दौरा हो रहा है, तो फिर घर ले गए। आ गए, घर ले गए, देखा गोली लग गई। फिर अस्पताल में ले गए बिलोक में, तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था उसने। तो फिर वो करा, पुलिस आई थी रात में, बोल गए थे देखने आए थे, कोई नहीं आया घर पर। फिर उसके बाद
हम गए थे सुबह। इधर लक्सर में 2 माह में खस्ता हाल हो चुकी है सड़क। वार्ड नंबर 11 केशव नगर में सड़क टूट चुकी है और जस की तस परेशानी यहां पर बनी हुई है। लगातार लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत की है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। तो लक्सर नगर पालिका का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 11 केशव नगर में नई सड़क बनी थी, लेकिन जगह जगह अब यहां पर भी गड्ढे हो चुके हैं और ये सड़क करीब 2 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसके कारण परेशानी जस की तस बनी हुई है। क्योंकि इस मामले पर स्थानीयों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है, जिसके लिए लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भी दी है। और इस पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल का कहना है कि उन्हें सड़क संबंधी शिकायती पत्र मिल चुका है, जिस पर कमेटी का गठन किया गया है और मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि उनकी परेशानी तो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि 2 महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन एक बार फिर से इस सड़क में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसको लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा गया है और अब ये देखना होगा कि जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले को लेकर। और आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है। टीमों ने अपने खिलाड़ियों को खरीदना भी शुरू कर दिया है। पहले दिन ही मेगा नीलामी में भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो वहीं उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच अवतार सिंह चौधरी ने रुड़की क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों के साथ खुशी मनाई। उन्होंने ऋषभ पंत की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए विश्वास जताया कि ऋषभ पंत भविष्य में इंडियन क्रिकेट टीम की कमान भी संभालेंगे। मैं जब आईपीएस का जो प्लेयर्स का बोली हो रही थी, तो मैं ग्राउंड एकेडमी में था। एकेडमी में हमारे सब लोग बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की हो रहा है, अभी ऋषभ भैया का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ऋषभ लास्ट में ही 5-6 बजे करीब आएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, ये बात थी। और जब उनका जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया, तो सभी खिलाड़ियों ने, एकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो एक रुड़की के होने के नाते एक एकेडमी के जो उनके साथ के खिलाड़ी, चाहे विशाल उनके हैं, मनोहर अली हैं, सोभित तोमर हैं, मनीष हैं, सब लोग इनके साथ के, बड़ी सबको खुशी होती है कि हमारे साथ का खिलाड़ी, हमारे रुड़की का खिलाड़ी और हमारे साथ खेला। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऋषभ हमारे साथ खेलता था, ऋषभ हमारे स्कूल में था। तो ये बड़ी खुशी की बात है। गुरु के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है, जिसके बचपन से जिसने देखा उसको खेलते हुए। और हल्द्वानी में वन प्रभाग का अभियान लगातार जारी। बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बंदरों से परेशान ग्रामीणों ने शिकायत की थी। एक हफ्ते में 200 से ज्यादा बंदर पकड़े गए हैं। पकड़े गए बंदरों को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। तो हल्द्वानी में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर रामनगर वन प्रभाग बंदरों को पकड़ने का अभियान लगातार चला रहा है। डीएफओ के निर्देश पर फतेहपुर वन रेंज में पिछले एक हफ्ते में 200 से ज्यादा बंदरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर रानीबाग पहुंचाया गया है। रेंज अधिकारी फतेहपुर का कहना है कि ग्रामीणों की तरफ से आने वाली शिकायतों को सुनकर मंकी कैचर टीम को संबंधित लोकेशन पर भेजा जाता है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के आसपास बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है, जो कि फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं और साथ में कई लोगों को भी काट रहे हैं। फिलहाल तो बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इसके बाद जैसे ही विभाग की तरफ से बंदरों को पकड़ने का दूसरा दिशा निर्देश जारी होगा, उसके बाद बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। और कहाँ जाते हैं? देखिए, हमें रामनगर डिवीज़न से 200 बंदरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और जिसमें से 200 बंदर पकड़ करके हमने रेस्क्यू सेंटर रानीबाग भेज दिए गए। ये मथुरा से टीम आती है हमारी बंदर पकड़ने वाली, और ये जाल लगा करके, पिंजड़े लगा करके पकड़ते हैं। उसके बाद हम इसको रेस्क्यू सेंटर रानीबाग भेज। ये आबादी क्षेत्रों से ही पकड़े जाते हैं, जहाँ पर लोगों की शिकायतें आते रहती हैं, उसको हम नोट किए रहते हैं डायरी में। जैसे ये टीम आती है तो फिर उन क्षेत्रों में भेज करके बंदरों को पकड़ के, आज हमारा लक्ष्य 200 बंदरों का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया।
इधर उत्तराखंड में ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है। केदारनाथ में तापमान -5 डिग्री पहुंच चुका है। ठंड की वजह से पानी भी जमने लगा है और इलाके में ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। तो उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। देहरादून में मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है और साथ ही मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो रात के समय पाला पड़ने से ठंड का असर तेज हो चुका है और केदारनाथ धाम में रात के समय तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, जिससे वहां पानी और ओस जम रही है और इस कड़ाके की ठंड के कारण मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून का AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है और लगातार चटक धूप के कारण दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात में तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चलिए इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।